अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आग के दायरे में लिपटा मशरिक़ वुस्ता, बारूद से भरा आसमान और ताकत के ऐवानों में गूंजती जंगी घंटियों की बाज़गश्त। जंग अपने 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है, मगर लगता ऐसे है जैसे तारीख के सफ़ों पर कोई नया तूफान लिखा जा रहा हो। तल अवीव के आसमान पर खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश ने रात को शोलों की जुबान दे दी और ड्रोन्स की परवाज ने खामोशी को धमाकों की गूंज में बदल दिया। उधर वाशिंगटन की जंगी मशीनरी भी पूरी रफ्तार से गरज रही है। बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन की तहों में दफन राजों को मिट्टी में मिलाने निकल पड़े हैं और अमरीकी दावा यह है कि दर्जनों बहरी जहाज और मिसाइल तंसीबात तबाह कर दी गई हैं। मैदानी जंग में ताकत का तवाजुन हर घंटे बदलता दिखाई देता है, मगर सच और दावों के दरमियान धुंध भी इतनी ही गहरी है। इसी दौरान तेहरान के करीब बमबारी की गूंज पाकिस्तानी सफारत खाने तक सुनाई देती है और हजारों पाकिस्तानियों की वापसी इस हकीकत की याद दिलाती है कि जंग की आग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहती, किसी की और इसकी तपिश इंसानों के घरों तक पहुंचती है। दूसरी जानिब आलमी ताकतें भी मुतहरिक दिखाई देती हैं, कहीं सफारती एहतियात, कहीं खुली धमकियां और कहीं अमन की अपीलें। अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर रहा है कि दुनिया दहाइयों बाद एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जौहरी खतरे का साया पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। क्या ये सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की जंग है या फिर एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा है जो पूरे खित्ते की तकदीर बदल सकता है? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। आज की कहानी यूं लगती है जैसे मईशत, तवानाई और सरहदों के बीच एक ऐसा शतरंज बिछ गया हो जहां हर चाल दूर तक असर छोड़ती हो। एक तरफ हुकूमत ईंधन के समंदर में एहतियात की कश्ती उतारने की तैयारी करती है, गैस और पेट्रोल की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान वज़ीर-ए-आज़म के मेज तक पहुंच चुका है और इम्कान है कि आज इस पर फैसला भी हो जाए। तजवीज़ है कि कीमतों का हफ्तावार जायजा लिया जाए, ऑनलाइन काम के दिन बढ़ाए जाएं और जरूरत पड़ने पर तलब को नज़म में रखने की हिकमत अमली अपनाई जाए। तो गोया तवानाई के चिराग को आहिस्ता आहिस्ता जलाने की तदबीर की जा रही है ताकि रोशनी भी रहे और तेल भी बचा रहे। उधर ओगरा आवाम को ये यकीन दिलाती है कि ज़खायर मौजूद हैं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अफवाहों की हवा अगर तेज हो जाए तो मंडी का चिराग खुद ब खुद कांपने लगता है। इसी दौरान खित्ते की सियासत भी तेज लहरों की तरफ उभर रही है। सरहद पार खुरम सेक्टर में ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत कार्रवाइयां जारी हैं और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए गए हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से मीडिया पर पाबंदियों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जैसे कोई आईना धुंधला कर हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। ऐसा लगता है कि इस वक्त मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ईंधन की बूंदें भी अहम हैं और सरहदों की गूंज भी। नाज़रीन, स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी। सोचा ये जा रहा था, बातें ऐसी हो रही थी और अमेरिका जो चाह रहा था या इसराइल जो चाह रहा था कि ईरान को बिल्कुल तनहा कर दिया जाएगा और शुरू में हमने देखा कि ईरान हमें तनहा लड़ता दिखाई दिया। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में भी 12 ये सवाल जो है वो सामने रख चुके हैं आपके भी कि रशिया और चाइना जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि तमाम तर ममालिक जो है उनका एक मौक़िफ़ भी हमारे सामने आया, 2 टूक पैगाम भी दिए गए, 2 टूक ऐलानात भी किए गए। सो इसमें ऐसा है कि ईरान में हुकूमत गिराने या जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मनी का एक 2 टूक मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आया है। उसके साथ ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हदूद, समंदर या सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब की जानिब से भी ये बयान जो है एक खुशाइंद किस्म का बयान जो है वो हमारे सामने है। सर, क्या समझते हैं? अमेरिका तनहा करना चाह रहा था ईरान को तबाह और बर्बाद करना चाह रहा था, लेकिन अब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसी के बरक्स हमें दिखाई देती हैं। बहुत से ममालिक जो हैं वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया काशा। पता नहीं कौन से ममालिक खड़े हैं, बयानात की हद तक खड़े हैं। जो होती है ना मिलिटरी सपोर्ट, वो ईरान को अभी तक किसी भी मुल्क से नहीं मिली। नहीं, अगर ये कहा जा रहा है कि फ़िज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल नहीं होगी तो ये भी एक सफारती सऊदी अरब ने पहले भी ऐलान किया हुआ था। इस वार से पहले भी जब खबरें आ रही थी कि इसराइल और अमेरिका प्लान कर रहे हैं, तो सऊदी अरब ने भी ऐलान किया था, यूएई ने भी किया था ऐलान, लेकिन यूएई से तो इस्तेमाल हुई, सऊदी अरब से इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी तनसीबात थी वहाँ मिसाइल गिरे और उसके हवाले से ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे नहीं है, ये इसराइल ने एक साजिश की है। फिर तुर्किया के अंदर भी एक मिसाइल गिरा, उस हवाले से भी अज़रबैजान के अंदर भी हुआ। तो उस हवाले से यही कहा जा रहा है कि इतलात भी यही है कि इसराइल एक साजिश कर रहा है कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनको मज़ीद आपस में उलझाया जाए, लड़ाया जाए। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की जो प्लानिंग थी वो पहले मरहले में पहले 1 घंटे की जंग जो थी या 2 घंटे की या पहले दिन की, उसमें वो कामयाब हुआ था। यकीनन उसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हुए और दीगर जो मरकज़ी क़यादत थी
उनके फ़ौज के सरबराह, उनके डिफेंस मिनिस्टर, वो शहीद करके अमेरिका ये समझ बैठा था कि हमने ज़ेर कर लिया, हमने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह अब वहाँ लैंड करना है और बाकी की सबको उठा के वाशिंगटन ले जाना है और वहाँ पे अपनी रजीम बिठा देनी है। ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने रिटेलिएट किया और बड़ी अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया और उनके मिज़ाइल अब तक कर रहे हैं अभी तक मिज़ाइल उनके इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब कुछ डिप्लोमेट्स तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को फेस सेविंग ढूंढ रहा है, यानी सदर ट्रंप फेस सेविंग ढूंढ रहा है और वो एकदम अचानक वो ऐलान करेगा कि हमने फतह हासिल कर लिया है, लिहाजा हम जंग बंदी करना चाहते हैं, क्योंकि जितने खलीजी ममालिक हैं उनकी मईशत तबाह हो रही है। वहाँ जो वो एक परसेप्शन बना हुआ था दुबई के मतलब भी, कतर के मतलब भी, कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स वहाँ आते थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे और सारा कुछ महफूज होता था, अब वो गैर महफूज हो गया है। फिर उन्होंने अमेरिका को अड्डे इस बुनियाद पर दिए थे कि कोई भी अटैक जो है ईरान की तरफ से या इसराइल की तरफ से ख़तरा सऊदी अरब को रहा है हमेशा, बाकी किसी खलीजी मुल्क को उस तरह से नहीं रहा। तो वो नहीं आएंगे, वो तो रोक नहीं सका उनका निज़ाम। अमेरिका का वहाँ जदीद निज़ाम लगा हुआ है, वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे। तो उस तनाज़र में भी जो इनके ख्वाब थे खलीजी ममालिक की जो प्लानिंग थी वो भी कामयाब नहीं होती ना। अब खलीजी ममालिक ख़ुद अमेरिका को बार बार कह रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि खुदारा इस जंग को बंद करें, कोई रास्ता निकालें। इस दौरान चीन ने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया है, फिर रूस की तरफ से भी बयान आया है कि जी हम अपने एलची भेज रहे हैं और वहाँ नुमाइंदे भेज रहे हैं और इसमें किरदार अदा करें। हमारे एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं और ख़ारजा अमूर के माहिर हैं मुशाहिद हुसैन सईद, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला दिया कि 5 शख्सियात हैं जिनका कल असगर चौधरी भी जिक्र एक अंदाज में उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी 5 शख्सियात हैं दुनिया में जो इस वक्त सदर ट्रंप को कायल कर सकती हैं या रोक सकती हैं कि बस कर दो, बहुत कुछ हो गया। उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल का नाम लिया, फिर उन्होंने उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग का नाम है, रूस के सदर पुतिन का नाम है, तैयब अर्दगान तुर्किया के सदर का है, UN सेक्रेटरी, कि ये शख्सियात अगर इकट्ठी होकर किसी तरीके से इंगेजमेंट करें तो ट्रंप को रोका जा सकता है। वरना दुनिया में ट्रंप को रोका जा सकता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप तो बारहा कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात की बातें उस जानिब से हो रही है, लेकिन ईरान इस बात की भी तरदीद कर रहा है, इस बयानात की भी तरदीद कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और ऐसे में ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम जंग जो है हम ये जंग जारी रखेंगे। कभी वो यू टर्न लेते हैं, मुज़ाकरात पे आ जाते हैं कि ईरान चाहता है मुज़ाकरात हो जाएं। शकील करार साहब, हम इस पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब के दावे के मुताबिक जो खैबर शिकन मिसाइलों से तल अबीब पर हमला किया गया है, क्या आप समझते हैं कि ईरान की बाकी मानदा मिसाइल सलाहियत जो है वो एक इसका मुजाहिरा है? और बताया जा रहा है कि आप जिस ईरान को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे थे वो कमजोर नहीं है, बल्कि स्टिल वो अभी खड़ा है और आगे भी वो पीछे हटने की बातें नहीं कर रहा। शुक्रिया आकाशा। देखें, आप थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें ईरान की, तो ईरान अब से नहीं इन हालात के लिए वो कई बरसों से तैयारी कर रहा था। अब थोड़ा सा अगर जायज़ा लेना आकाशा, हम बात तो ये करते हैं कि इसने मिसाइल मार दिया, उसने मिसाइल मार दिया। एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो खलीजी ममालिक है जिसमें सऊदी अरब और UAE भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है, उनका जो इन्हिसार है पीने का पानी का वो 80 to 90% जो है वो समंदर का पानी है और वो उस समंदर के पानी को वो साफ़ करके काबिल इस्तेमाल बनाते हैं और अपनी पूरे मुल्क को वो सप्लाई करते हैं। और ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ईरान ने उन पानी के ज़खायर को निशाना बना दिया तो फिर ये ममालिक पीने का पानी कहाँ से हासिल करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि ईरान जो इतने अरसे से तैयारी कर रहा था उसने क्या तैयारी की, जबकि पूरी दुनिया उसके लिए बंद हो चुकी थी। फ़ज़ाई ज़मीनी उसके लिए जो पाबंदियाँ लगी थी वो आज भी कायम है। ईरान ने क्या किया कि ईरान ने 2 काम किए। एक तो ये कि उसकी जो खुद मुख्तारी है उसके साथ साथ वो अपने खुद कफील कैसे हुआ, उसने अपनी तमाम जो अशाए खुर्दनोश हैं उसको किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद वहाँ पर पैदा करता है। इसी तरह वहाँ ज़रूरत पड़ती है जो अद्वियात की, तो उस पर से 85 to 90% उसके अद्वियात और उसका खाम मटीरियल जो है वो ईरान में तैयार होता है। इसी तरह जो मिसाइल है, मिसाइल के देसी साख्त उन्होंने बनाए ये, लेकिन टेक्नोलॉजी इनकी देखें कि वो इसराइल को एक बटन के दबाकर चंद मिनटों में वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। जैसा कि एक साबिक जनरल इसराइल ने कहा कि पहले इसराइल तक आने के लिए ईरान को कई घंटों लगते थे, लेकिन अब वो चंद मिनटों में इसराइल तक पहुंच जाता है, हमला करके नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्यों हुआ? उसके पीछे चंद दिनों की नहीं, चंद हफ्तों नहीं, चंद माह की नहीं, कई सालों की उनकी मेहनत है ईरान की, जिसने अपने आप को इस हालात के लिए, इस जंग के लिए तैयार किया। यानी कि उसने पहले अपनी आवाम की जो अशाए खुर्दनोश है उनको सिक्योर किया, फिर उनकी जो ज़रूरत होती है अद्वियात की उसको सिक्योर किया,
पीने का पानी उसका मसला नहीं है। इसी तरह जो दफाई सिस्टम है, दुनिया ने उस पर बैन कर दिया, उसके पास आज भी 20 साल 30 साल पुराने जहाज़ है, लेकिन उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अभी तक उसने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मैं समझता हूँ, जो मुझे अब तक जो मैंने देखा है, पढ़ा है, कि वो 3rd कैटेगरी के अभी तक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक उसने जो असल मिसाइल है वो लॉन्च ही नहीं किए हैं, क्योंकि वो चाह रहा है जिस तरह दिन ब दिन, जैसे कि मैंने 2 रोज़ पहले कहा था कि अगर यहाँ पर एक $50,000 का एक ड्रोन इस्तेमाल होता है तो उसको रोकने के लिए $1 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल होता है। तो उस ड्रोन को 50,000 वाले को आप देख लें, उसकी कास्ट क्या आ रही है ईरान के लिए, और अमेरिका और इसराइल और उसके ताजियों के लिए $1 मिलियन का एक मिसाइल पे खर्चा आ रहा है। तो आप पर डे हिसाब लगा लें कि इसराइल अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है पर डे। इसी तरह जो आपने खुद कहा कि जो टारगेट कर रहा है इसराइल, वो इन अरब ममालिक को जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद है, जहाँ जहाँ से इसराइल की मफादात को, तहफ़्फ़ुज़ात को, उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ इसराइल टारगेट कर रहा है उनकी मईशत को जी। और इसी तरह उनकी जो अड्डे हैं या उनके जो रहायशी कीमती इलाके हैं जहाँ पर सरमायाकारी हो चुकी हुई अरबों डॉलर्स की, तो उनको निशाना बनाकर उनको 2 तरह से वो मफरूज कर रहा है कि वहाँ की आवाम अब ये सोच रहे हैं, और सोच नहीं रहे बल्कि उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है कि वो उन ममालिक से निकल कर किसी और मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं कि वहाँ पर वो अपने आप को अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आपने अगर किसी मुल्क में अपने करोड़ों अरबों रुपये इन्वेस्ट किए तो उसके 2 मकासद हैं। एक तो आपका कारोबार चलता रहे और आपकी जो अयाशियाँ हैं, आपकी जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक चलती रहे, तहफ़्फ़ुज़ का शिकार आपको इशू ना बने। लेकिन अब तमाम अरब ममालिक, इवन जो लिस्ट पर आते हैं उसमें बहरीन, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, आप बताएं कि इन ममालिक में तमाम जो गैर मुल्की हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं, इवन पाकिस्तानी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे, जीत किसकी हो रही है? ईरान की। ईरान कहा जा रहा है कि 1 साल तक भी लड़ सकता है, और लड़ सकता है। उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या उसके पास जो ज़खायर है वो इसराइल उस तक नहीं पहुंच सकता। अगर मज़ीद चंद रोज़ तक, 1 और 2 हफ्ते तक अगर ये कंटिन्यू रही जंग, ईरान ने इसी तरह मिसाइल की बारिश जारी रखी इसराइल पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं वाज़ तौर पर देख रहा हूं कि इसराइल जो है वो खुद घुटनों पर आ जाएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि आज अगर अमेरिका सिर्फ खामोश हो जाए, इसराइल की सपोर्ट करना छोड़ दे, तो इसराइल 24 घंटे में पाँव पर आ जाएगा, घुटनों में बल गिर पड़ेगा। क्यों कि उसकी आवाम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमने अगर किला बनाया था, ये नाकाबिले तस्खीर जिसका दावा किया जा रहा था, वो अब टूट चुका है। अब वो इसराइली बाशिंदे, आम लोग, आम शहरी अब ये चीखे मार रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। 24 घंटे जो सायरन है उनके कानों में, उनके दिमाग में बजता है, रात उनको नींद नहीं आती, फुटपाथ पर और वो अंदर जो ज़ेर ज़मीन कार पार्किंग है उसमें वो सो रहे हैं। तो उनकी लाइफ क्या है? जो उनका कैपिटल है वहाँ पर 24 घंटे सायरन बजता है किसी न किसी तरह, क्योंकि मिसाइल जो है किसी न किसी तरह पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके कि 5 जगह पर इंटरसेप्ट होने के बाद भी इसराइल के अंदर मिसाइल गिर रहे हैं। गो कि इस वक्त इसराइल की जो पॉलिसी है वो यही है कि दुनिया को मैक्सिमम रोका जा सके कि वो इसराइल के अंदर नुकसान जो हो रहे हैं, नुकसान से ना दिखाया जाए। आज भी मैं समझता हूँ कि 50% जो नुकसान है वो दिखाए नहीं जा रहे हैं। अगर दिखा दिए जाए तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि इसराइल इस वक्त किस हालात में है। किस हालात में? आपने कहा कि अमेरिका अगर इस वक्त इसराइल के ऊपर से हाथ उठा ले तो तमाम तरह हालात जो है, मतलब कुछ टाइम में जो इसराइल है वो घुटनों पे आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातें तो करते हैं लेकिन पीछे हटने को वो भी तैयार नहीं है। उनकी जानिब से भी कहना है कि हम ईरान का मुकाबला करेंगे और कुछ दिन तक और ये जो है हम ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। सो ऐसी बातें भी जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। उसके साथ ही खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार इब्राहिम लिंकन पर ईरानी ड्रोन हमले की कोशिश की गई है और बहरी जंग को नई सतह पर ले जाया जा रहा है। इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले भी इसी हवाले से बात हो रही थी कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात की बातें करता है, मुज़ाकरात से फिर जंग की जानिब और जंग से फिर मुज़ाकरात या सीज़ फायर की बातें जो है वो भी हमारे सामने आ रही हैं। सर, क्या समझते हैं कि ट्रंप जो है पहले मुज़ाकरात के दौर से निकल के फिर वो सीधा जंग पर गए और जंग से दोबारा वो सीज़ फायर की बातें करते हैं, लेकिन स्टिल एक तरफ वो मुज़ाकरात की बातें तो करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान को ख़त्म करेंगे। उसके साथ हम देखते हैं कि ट्रंप ये भी बयान दे रहे हैं कि खामनाई के बेटे जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं और ईरान के नए रहनुमा के इंतखाबी अमल में मुझे शामिल किया जाना चाहिए। नहीं, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? कभी आप मुज़ाकरात करते हैं, कभी आप जंग करते हैं, कभी आप दोबारा सीज़ फायर की बातें करते हैं और फिर आप कहते हैं कि कुछ भी होना चाहिए वहाँ पे ईरान में तो मुझे उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और ईरानी अवाम की भी आप बात करते हैं कि हम ईरानी अवाम के साथ हैं और फिर उसी अवाम पे आप हमले भी करते हैं। क्या कहेंगे? आकाशा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद अमेरिका के बाद जो है वो अब ईरान के कोई सदर या वज़ीर-ए-आज़म भी बनना चाहते हैं। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रही कि वो दूसरे मुल्क के अंदर जाकर इतनी डायरेक्ट मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। और दूसरी जानब ये जो मामला हुआ है ईरान इसराइल की जो जंग हुई है, ये तकरीबन 80% के करीब जो मामला थे वो तय हो चुके थे। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने या जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक डार, उनकी जानब से भी कहा गया कि हमने गारंटी दी कि ये ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। और ये तमाम तर जब चीज़ें हो रही थी और ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने इसराइल के ज़रिए जो है ईरान पर अटैक करवा दिया। यानी कि वो अनप्रडिक्टेबल शख्स है, उसकी बात पे कौन सी बात पे यकीन करना है या कौन सी बात पे नहीं करना। और उसके बाद जिस तरह की अभी मैं तो ट्रंप के लिए यही कहूंगा कि वो बोंगियां मार रहा है कि ये इसको ऐसे करो, मुझे फलां कबूल नहीं है, ये ऐसे करो। बोंगियां कहीं महंगी ना पड़ जाए ना अमेरिका को। और इस वक्त वो महंगी पड़ रही हैं, ना सिर्फ अमेरिका को महंगी पड़ रही हैं बल्कि दुनिया भर को जो है वो महंगी पड़ रही हैं। जो अपनाए हरमस जो है वो बंद हुआ है, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, वो अभी उस तरह खुलकर सामने नहीं आई। अभी चंद दिनों में इसके जो नतायज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। इसके ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नतायज आएंगे बल्कि दर्जनों ममालिक हैं जो इस अपनाए हरमस से जिनकी तजारत जो है वो होती थी और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी वो सारी रुक गई है इस वक्त। और जो डोनाल्ड ट्रंप, वो जो उनके जहन की ख्वाहिश हो सकती है उसको जो ईरानी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। कभी वो कहते हैं मुझे फलां लीडरशिप कबूल नहीं है, कभी जो भी मुल्क हो वहाँ की आवाम को जो कबूल होगा वही उस मुल्क के लिए वो काबिल कबूल होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरे कहने पे आज इसको रख लो, कल उसको रख लो, कल उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, फलां को सदर बनाओ, तो ये उसकी बादशाहत का एरिया नहीं है ईरान। ईरान की जो अवाम है उसने अपना फैसला खुद करना है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने आप को बादशाह साबित करने के लिए दुनिया का वो मुदाखलत कर रहा है। और उस मुदाखलत का खमियाजा जो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त भुगत रही है। इस वक्त भी जो हमारे पाकिस्तान के अगर हालात की बात की जाए तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर एक ख़तरा जो है वो खदशा पैदा हो चुका है कि अगर ये ईरान इसराइल जंग जारी रहती है तो जो ईरानी मुहाजिरीन होंगे वो कहाँ जाएंगे? हमारे बलूचिस्तान में आने का ये रिपोर्ट जो है वो यूएन की आई है। और इसी तरह इसका अमेरिका पर डायरेक्ट तो असर नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं वो खित्ते के वो इसको जो है वो फेस कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के अंदर तजारती सरगर्मियों को तो छोड़ें जो हमारी ये अपनाए हरमस के जरिए होनी थी, पाकिस्तान का जो 80% फ्यूल है या LNG है, RLNG है, वो आती है इसी अपनाए हरमस के जरिए। अब वो इस हद तक मुतासर हो चुकी है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त ये फैसला करने पर मजबूर है कि हम अपना जो पेट्रोलियम ज़रूरियात को किस तरह कम से कम करके अपने मुल्क का निज़ाम जो है वो चलाएं। और ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ खित्ते को सिर्फ फ़र्द वाहिद ने अपनी वो क्या कहते हैं खुशी के लिए कि मुझे फलां कबूल नहीं है और फलां होता तो मैं ये ना करूं। और अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो ईरान को फैसला सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने ईरान ने पहले फैसला मानना होता या मानना होता तो इस वक्त ये सूरत हाल ना बनती, ना ईरान की ना ही खित्ते की। बिल्कुल सही कहा आपने, इस वक्त की सूरत हाल जो है बिल्कुल भी ना बनती। लेकिन उसके साथ साथ हम जिस तरीके से आपने कहा कि बराह रास्त इस चीज़ का अमेरिका पे तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन और जो सात ममालिक है उन पर बहुत ही ज़्यादा इसके असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। लेकिन एक आकाश यहाँ पर एक मैं पॉइंट और दूंगा कि अगर ये ईरान इसराइल जंग थोड़ा सा तवील होती है तो इसका असर जो है वो अमेरिका पर भी पड़ेगा और बहुत बुरा पड़ेगा। और ये माजी भूल जाएगा कि जिस तरह वो अमेरिका से जो चीखें वो भी सुनाई दे रही है। तारिक सुमैर साहब, हम देख रहे हैं कि जो यूएस के सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, वो कह रहे हैं कि अब सदर ट्रंप ईरान जंग के लिए मजीद रकम मांग रहे हैं और हमने साफ साफ इस चीज से उनको इनकार भी कर दिया है। ये जंग सदर ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की थी, सो इसलिए उनको अब किसी लेवल पे भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा।
कुछ समझते हैं कि आप चीखें जो है वो अमेरिका से भी सुनाई दे रही हैं? जी, अमेरिका के अंदर काफ़ी इस पर बात हो रही है, मीडिया के अंदर भी हो रही है, सेनेटर्स भी कर रहे हैं और उस पर काफ़ी बात हो रही है, एहतजाज भी हुए हैं और कांग्रेस के अंदर भी जो है इजाज़त नहीं ली उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं मैं क्यों इजाज़त लूँ, मेरे पास हर किस्म का इख्तियार है। तो सदर ट्रंप को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान पागल है, ईरानियों को पागल करार देते हैं, तो आप क्या चीज़ हैं भाई, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? वो तो आजकल अपने लिए दुआएं भी करवा रहे हैं। वो आपके लिए, आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप अमन की तरफ आएँ। आपको वैसे अमन की बातें बहुत करते थे, आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद कराने की बात की, उसका क्रेडिट लेते हैं, आज तक लेते हैं। 8 जंगें रुकवाई, 8 जंगें रुकवाई, यूक्रेन की जंग नहीं रुकवा सके अभी तक। तो आप धमकियां दे रहे हैं, कब तक आप बुश का दौर याद रख लें, आपने इराक के अंदर क्या तबाही की, कितना तबाह किया, फिर आप अफगानिस्तान के अंदर आए, फिर आपने कुवैत के मामले में क्या कुछ नहीं किया। आप दुनिया में जहाँ गए तो आप फिर याद रखें कि आपको फिर बिलाखिर शिकस्त ही होनी है और शिकस्त आपको अंदर से अब मिलेगी, क्यों अमेरिकी अवाम है वो आप तो साहब आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों के आगे पीछे फिरते हैं? और बल्कि उन्होंने तो ऐलान भी किया था कि उनको नोबेल अवार्ड दिया जाए। जी, आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों फिरते हैं? उनकी वो गलती थी। मेरे प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने जिस वक्त वो बात की और फील्ड मार्शल ने बात की, वो पाकिस्तान इंडिया की जंग के तनाजर में जो ट्रंप का किरदार था उस हवाले से उनको अमन अवार्ड की बात की गई है। ये कोई ईरान पे हमला के हवाले से आने वाले वक्त में पाकिस्तान में हालात ठीक रहेंगे? जो अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है आपकी, जो आग मिचौली चल रही है, तो क्या आप समझते हैं उस्मान साहब के आने वाले वक्त में पाकिस्तान में हालात पुरअमन हो जाएंगे या रहेंगे? पुरअमन बनाने की कोशिश की जा रही है और हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत, अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, रोज़ाना की बुनियाद पे खबरें आ रही हैं कि हमें कितनी कामयाबियाँ वहाँ मिल रही हैं। वो टॉपिक अलग है, तारिक उमर साहब वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। असगर चौधरी साहब, हम देखते हैं कि बहरे हिंद के पानियों में ईरान का जो बहरी जहाज़ है वो तबाह हुआ है और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की मकारियाँ, चालाकियाँ और जो बयानात हैं वो भी हमारे सामने हैं। मतलब भारत, अगर ये कहा जाए कि पीछे मतलब छुप के एक चाल जो है वो चल रहा है, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुछ लगता है कि अगर ऐसी कोई मकारी भारत के सामने आई तो ईरान की जो अगला जो होगा वो भारत का ही रुख करेगा, कुछ लगता है आपको ऐसा? आगाशा देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा पहले लिंक करूंगा उसको खलीज को भी, जो मेरे दोस्तों ने भी बात की, क्योंकि बहुत सी चीज़ों से मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि जनाब अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है। अमेरिका को ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि आस्ता आस्ता वो वेंटिलेटर की जानब जाएगा। जो आपका 2 ट्रिलियन के माहदे थे ना, जो आपने देने थे जनाब, हमारे मिडिल ईस्ट के दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी वहाँ पर, वो माहदे भी ख़तरे में नज़र आ रहे हैं जी। आपने अड्डे इसलिए यहाँ पर दिए थे कि अमेरिका दफा करेगा इन खलीजी ममालिक का जहाँ पर खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। तो अमेरिका बहादुर तो चूँकि जंग में तो लेकर आया इसराइल और उसने ऐसी चाल चली कि ट्रंप जो है वो ट्रैप हो गए उसमें और आगे चाल में, और अब इसराइल को बचाना सिर्फ उनका फोकस है। उनका फोकस कोई अरब कंट्रीज़ नहीं है। और आप ये देखें कि जो तबाही और बर्बादी वहाँ पर है, उनकी इन्वेस्टमेंट तो तबाह हो ही रही है, साथ जो उनकी आलमी साख थी वो भी तबाह हो गई है। क्या वो जहाज जो तोहफे में दिया गया वापस लेना चाहिए? वापस तो खैर ना हो, लेकिन वो जो 2 ट्रिलियन डॉलर की जो माहदे हुए थे ना, वो एक तो बड़े शदीद ख़तरे में है। दूसरा, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये तीसरी बड़ी जंग है जो बैक वक्त 9 से 10 ममालिक के दरमियान अभी फैल चुकी है। और अगर साथ हम पाक अफगान की बात करें तो ये तकरीबन 1 दर्जन ममालिक बन सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं एक पेशन गोई ज़रूर यहाँ पर करूँगा कि मेरा पाकिस्तान इंशाल्लाह महफूज है और महफूज रहेगा। और फिर बड़े बड़े लोग, आज जिस तरह कुछ लोगों के त्यारे हमारे यहाँ पार्क हुए हैं, बड़े बड़े लोग इस पाकिस्तान में पनाह लेंगे। आपने बात की इंडिया की, देखिए आप तो इंडियन अपोजिशन भी इसके ऊपर बोल पड़ी है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी, और एक तो सबसे पहले जो अहम बात ये थी कि ये जंग शुरू होने से कबल नरेंद्र तल अबीब में बैठे हुए थे और नेतन्याहू के साथ जो उनकी जफियाँ थी, और चूँकि उन्हें जफियों का और चाय पिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसके बाद ये जंग शुरू हुई। एक तो फौरी तौर पर जो तालिब इल्म थे हमारी सरहद की उस जानब, आजकल पाकिस्तान चूँकि उस्ताद है, बड़ा अच्छा सबक सिखाया जा रहा है उनको,
पहले सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर अटैक किया, फिर जो जवाब यहाँ से मिला, तो ठीक 2 दिन बाद मोदी यात्रा के 2 दिन बाद इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो इस तनाज़र में जो अपोजिशन है इंडिया की वो भी देख रही है और मोदी के ऊपर शदीद तनकीद कर रही है। दूसरी बात जो है कि जब आपकी जो नेवल की जो मशकें थी, उन मशकों में शिरकत के लिए वो ईरानी जो फ्रिगेट था वो आया था और फिर वो इंटरनेशनल पानियों के अंदर था और फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, जब इंटरनेशनल पानियों के अंदर है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी। तो फिर ये सबसे पहले तो ये खबर कैसे लीक हुई और फिर जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया, बिल्कुल ये बात है कि देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा शायद मेरे ईरानी दोस्तों के दिलों में जो भारत के लिए हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ना, और हमने हमेशा देखा है जब पाक इंडिया जंग हुई तो उस वक्त भी 4 बाग का जो है वो एक मायदा हो रहा था, शायद वो इंडिया की तरफ वो अपना मिसाइल का रुख ना करें। हाँ, तुर्किया जैसे आप देख चुकी है, आज़रबाईजान के ऊपर देख चुकी है, गो के ईरान तरदीद इस बात की कर रहा है कि हमने ये नहीं किया है, लेकिन अटैक तो वहाँ पर हुए हैं ना। तो अगर उनके नेवी अफसरान और सेलर्स जो हैं वो अगर निशाना बने तो मेरे ख्याल में किसी वक्त भी शायद कोई सरफरा कमांडर, और आजकल चूँकि ग्राउंड लेवल के ऊपर लीडरशिप आ गई है, जो जंग लड़ रहे हैं वो मरकजी लीडरशिप हुक्म नहीं देती है वहाँ से, बल्कि जो पहले से हुक्म आया हुआ है वो काम कर रहे हैं। शायद कोई सरफरा कहीं बैठा हुआ हो, एक आध इधर भी वो ठोक दे। सूरत हाल ख़राब लग रही है और मुसलसल ये ख़राबी की जानब जा रही है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि तारक सुमैर साहब आलू प्याज टमाटर की तारीफ़ें तो करते रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, मेरे पाकिस्तान की, वो बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी जा रही है। वो इंगेज कर रहा है। आज सुबह इंडोनेशिया और मलेशिया को भी इंगेज करने की कोशिश की गई है, उनसे भी रवाबित हुए हैं। तुर्किया काफ़ी एक्टिव हो चुका है। तो अगर अरब लीग बैठ चुकी है और वो खलीज तावन कौंसिल का, आज खैर यूरोपीय यूनियन से एक उनका हुआ है रब्ता, लेकिन OIC अगर नहीं उठ रही है तो फिर हमें कम अज़ कम जो है दुबई एयरपोर्ट पर, आज भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, वहाँ सो रहे हैं। नहीं वो तो दुबई एयरपोर्ट देखे, वो तो उनकी फ्लाइट है सारी बंद है ना। आप इस वक्त खलीज में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, आप मुझे एक मुल्क बता दें, एक हमारा बता दें सफारतखाना जिसने जाके पाकिस्तानी से मुलाकात की हो, उनकी हेल्प की हो। नहीं मुसलसल राब्ते में देखें, कौन से राब्ते पर, कम्युनिटी वेलफेयर अथॉरिटी होते हैं वहाँ पर। साहब आप तारक सुमैर ना बने। नहीं मैं नहीं बन रहा हूँ, मैं कर रहे हैं। खलीज में मुझे एक मुल्क बता दें कि जहां से पाकिस्तानियों को खैरियत से वापस लाया गया हो, वापस राब्ते किए गए हो या उनको सहूलियत फराहम की गई हो। एक मुल्क बता दें। कराची जहाज कहाँ से पहुंचा है, कहाँ से पहुंचा है? पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर पहुंचा है। हाँ, तो ले ईरान से आज़रबाईजान लोगों को पहुंचा के पाकिस्तान लाया गया। आज़रबाईजान कहाँ और ईरान से फ्लाइट जरिए आ रही ना, आज़रबाईजान जा रही है। आप वो अकायद देखें ना, अकायद देख के बात करें। आज़रबाईजान कहाँ पर है? कहाँ पर है? मुझे पता, मैं गया हूँ। आज़रबाईजान ईरान के बॉर्डर के साथ है। खलीज में है क्या? ईरान के बॉर्डर के साथ है भाई, ईरान के बॉर्डर के साथ है। ईरान में जो मुकीम पाकिस्तानी है वो आज़रबाईजान जा रहे हैं, वहाँ से स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए उन्हें लाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की आपको शबाशी फोबिया हुआ है, उसको मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तारक साहब, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मुझे पता है आपको अपना इलाज नहीं होता। चौधरी साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। 45 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सिर्फ मिडिल ईस्ट में, 45 लाख पाकिस्तानी एक लिहाज से ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी अभी वापसी के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की। आज़रबाईजान से आगे असगर चौधरी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। मैडम देखिए ना, हम बात कर रहे हैं खलीज की जी, कि खलीज मुबारक से किसी पाकिस्तानी को लाया गया नहीं, किसी की सपोर्ट की गई, किसी की हमदर्दी की गई, किसी को राब्ता किया गया नहीं, किया गया ना। सफारत खाना में पूरे सेल बने हुए हैं भाई, सेल बने हुए हैं। एयरपोर्ट पे अभी भी पाकिस्तानी मौजूद है। आपके प्यारे इंटीरियर दुबई एयरपोर्ट के फुटपाथ पे सो रहे हैं पाकिस्तानी। आप क्या बात कर रहे हैं? वो आगे आपका प्राइम मिनिस्टर सोया हुआ है, वो फ्लाइट आ गई, वो एक फ्लाइट आ गई है। वो सारी दुनिया के सोए हुए थे, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं सोए। होटलों में सोए थे, होटलों में पाकिस्तानी सोए थे फुटपाथ पे, होटलों में सारी दुनिया के थे। तारिक सुमैर साहब जी, चले हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, कुछ इस हवाले से भी कि कुछ आवाम की भी बात हो जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतही एक इजलास जो है वो हुआ है। उसमें हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ी
अंदोजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यानी जो जखीरा अंदोज हैं उनको पकड़ा भी जाना चाहिए, उनको फाइन भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आम आवाम की अभी भी बात नहीं हो रही है। मतलब अभी आलमी मंडियों में कीमतें जो है पेट्रोल की वो नहीं बढ़ती और 8 रुपए पाकिस्तान में बढ़ा दी जाती है। अब बताएं शकील करार साहब, अब क्या होना चाहिए? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है अगर इस पे अमल दरामद कर ले। जी। होता है क्या है हमारे पाकिस्तान में, कानून है, अमल दरामद नहीं होता, दावे होते हैं, अमल दरामद नहीं होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे तो करके दिखा ले। उसमें फिर आप ये मत देखिएगा कि सागडार के या मेरे तारक सुमैर के या असद चौधरी के कितने पेट्रोल पंप्स हैं, उससे बिला तफरी कार्रवाई करें। फिर आप, हमारा मसला यही है, हमारा इशू यही है कि जो गरीब है वो पिसता रहता है, जो अमीर है उसको कोई नहीं पूछता। अगर किसी बड़े सियासतदान के या किसी बड़े साफी का कोई पेट्रोल पंप है तो वहां कार्रवाई नहीं होगी। आम जो डीलर है उसको रगड़ा दे देंगे, ये सील भी करेंगे, उसको जेल भी भेजेंगे 6 महीने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान में, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ सियासत नहीं हो रही। यहाँ हकीकत में पाकिस्तान में अगर आप पेट्रोल की मसनूआत की बचत करना चाहते हैं तो सबसे पहले कानून है ना। आप ग्रेड 17 से 20 तक के जो उनकी लिमिट है पेट्रोल की इस्तेमाल करने की, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने की लिमिट है, उससे अमल दरामद कराए ना। चले छोड़ दे, सुबह को छोड़ दे, 28 तरमीम में अलग हो चुके हैं। आप फेडरल गवर्नमेंट में, मैं चैलेंज करता हूं, प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे में ऑर्डर करें कि फेडरल गवर्नमेंट के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ग्रेड 20 का भी अफसर भी होगा तो सरकारी गाड़ी घर इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर आप देख लें अमल दरामद कितना 0% नहीं होगा, 0% नहीं होगा। सही आज मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में पुलिस को और इंतजामिया के अफसरान को 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां दी गई फॉर्च्यूनर। आपको मालूम है पैसा कहां से है? चालान आप ये देखिए ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे एएसपीस को और एसपीस को दी गई है। 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर, लेटेस्ट बड़ी गाड़ी दी गई है। उनको पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा। यहाँ कौन सा अमल दरामद होना है? हम तो बात करते हैं अमल दरामद की, ये करके दिखाना फेडरल सेक्टर्स के ऊपर। नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी को चला रही होती है। मतलब उन्हीं ब्यूरोक्रेसी के रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट चल रही होती है। मतलब बात तो की जाती है आम आवाम की, लेकिन एक्चुअल में बात सर नहीं की जाती है। हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ तालीमी इदारों के भी, सर इस पे आपसे बात करूंगी, तालीमी इदारों के हवाले से भी बात हुई। एक इदारे जो है उनको ऑनलाइन सेशन और हंगामी हिकमत अमली की तजावीज़ भी पेश की गई हैं। अब सर बातें तो ये होती हैं क्योंकि आवाम भी हमारे जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो एक्टिव हो चुके हैं। पेट्रोल बचाने के लिए स्कूल बंद करने की बजाय अगर सबका जो सरकारी इदारे हैं उनका अगर पेट्रोल जो है, जो मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है वो बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि हालात जो है वो बेहतर हो जाएं। बात होगी इस पर। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। असगर चौधरी साहब, बात हो रही थी कि तालीमी इदारों को बंद करने की बातें की जाती है। जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस का सामना पाकिस्तान को करना पड़ता है तो सबसे पहले जो बंद होते हैं वो तालीमी इदारे होते हैं। और आजकल जो बातें हो रही है वो ये है कि तालीमी इदारों की ऑनलाइन सेशन और हंगामी हिकमत अमली पर भी एक गौर जो है वो किया जा रहा है। पेट्रोल बचाने के लिए क्या सिर्फ स्कूल बंद करना या ऑनलाइन इस चीज़ को ले जाना सिर्फ इतना ही काफ़ी है, कुछ और भी इकदाम करने पड़ेंगे? जी आकाशा, बहुत ज़्यादा पेट्रोल तालीमी इदारों के ऊपर खर्च हो रहा है और हमारे मुल्क का जो ज़रूरियात है, मेरा ख्याल 97% पेट्रोल जो है वो सिर्फ तालीमी इदारों के ऊपर खर्च हो रहा है। अब हुकूमत है, कोई भी उठ के फैसले करना शुरू कर देते हैं। अभी शकील करार साहब बात कर रहे थे और बिल्कुल 100% ये बात ठीक थी कि आप जो है 300 लीटर पेट्रोल जो है वो जिसे कहते हैं ना, माल मुफ्त दिले बेरे फूंकते हैं आप। दफ्तर में साहब ने जाना है, साहब के बाद वही गाड़ी जो है वो फिर जुमा बाजार जाएगी, इतवार बाजार जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजों के साथ कितने पेट्रोल गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ी है, उस पर डीजल का कितना खर्चा आ रहा है, कितने एहलकार 24 घंटे वहां ड्यूटी देते हैं, पता करें। अगर पेट्रोल बचाना है ना तो फिर थोड़ी सी पॉलिसी इधर रखें। मेरे जो 70 सीसी का जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर कट लगाने की आप बात ना करें, आप मर्सिडीज़ के ऊपर कट लगाने की बात करें। आप ये देखें। अच्छा, फिर एक और बात है, सिक्योरिटी, इस पर कोई शक को शुबा नहीं है कि सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हमने सबसे पहले अपने आप को, अपने मुल्क को महफूज रखना है। लेकिन जो ये नाकों के ऊपर मीलों लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पर क्या पेट्रोल का ज़्यादा नहीं होता है? बावजूद इसके कि एम टैग लग चुके हैं, गाड़ियों में एम टैग लग चुके हैं। आप थोड़ा सा कम से कम अपनी पॉलिसीज़ को रखें। फिर आप हर वक्त मुझसे आप कुर्बानी ना मांगे, मैंने ही कुर्बानी देनी है। थोड़ी सी कुर्बानी मेरे माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब
बड़े अच्छे और बड़ी नफीस शख्सियतें जज्बाती हो जाते हैं, उनका दिल दुखता है। यकीन करें जो आज भी उन्होंने ये जो इजलास किया था ये पेट्रोलियम की जो कीमतों के हवाले से कि अब हफ्तावार करेंगे, तो वो इंतहाई दुखी दिल के साथ वो करते हैं, ऐसे फैसले करते हैं। नींदें उड़ गई, लेकिन थोड़ी सी नीचे, जी बिल्कुल उड़ती है हमारी नींदें, नींदें हमारी ही उड़ती हैं। तो अच्छा इससे अब क्या होगा, मुझे ये बताइए कि जो हमारा मुस्तकबिल है क्या हम उसे एक नई डगर पर ले रहे हैं कि बस ठीक है जी हम मोबाइल या लैपटॉप उठा, लैपटॉप किस किस को मुयसर होगा पहले तो मुझे ये बता दें। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ही होगा ना, कितनों के पास वज़ीर आज़म साहब ने लैपटॉप दिया हुआ है, कितने बच्चों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप की सहूलत है। लैपटॉप क्या करना है, नेट ही चलता, लैपटॉप खास करना उन्होंने, आप उठा के खेलेंगे इसके ऊपर। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि नेट ही नहीं चल रहा है। तो जब एक बच्चा, एक तालिब इल्म अपीयर ही नहीं होगा ऑनलाइन क्लास में, तो वो पढ़ेगा क्या, वो पढ़ेगा क्या? थोड़ा सा अपने ऊपर कट लगाने की कोरोना बात में भी हम ये सारी चीजें फेस कर चुके हैं और तालीम का बहुत ज्यादा हर्ज था वो भी हमारे सामने आया था। इसके साथ हम देख रहे हैं कि ओगरा का एक दावा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर वाफर हैं और अवाम को अफवाहों से बचने और गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज करने की हिदायत जो है वो की गई है। क्या नाम है, आतिफ भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी कुछ इस तरह का सीन होता है तो उसमें ओगरा के जाने से, हुकूमत के जाने से कहा जाता है कि अफवाहों पे कान ना धरे जाएं। और इससे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में जब जंग का पहला दिन था तो इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि 28 दिन का स्टॉक जो है पाकिस्तान के पास पेट्रोल का मौजूद है। अब तो 7 दिन सर गुजर चुके हैं, जंग का 7वां दिन है, सो 21 दिन की अगर बात की जाए कि स्टॉक मौजूद है तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसके साथ हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अफवाहों पर कान ना धरे जाएं। क्या आवाम को अब भी नहीं घबराना? नहीं, ओगरा का तो कहना बनता है कि अफवाहों पर कान ना धरें, और जब ये लास्ट चीज़ आ जाएगी तो उस वक्त के कहेंगे कि जागते रहना तो साढ़े तना रहना। और अभी आज हुकूमत की ज़रसदारत जो इजलास हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म की ज़रसदारत, इससे पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये इजलास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम ये जो आने वाला है बहरान, और ये आएगा अगर ये जंग जारी रहती है इसराइल और ईरान की एक हफ़्ता मज़ीद, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल बहरान है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त अगर जो हम लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत ले रहे हैं वो लंगर अंदाज होने से ऑफलोड होने तक कराची, ये 7 रोज़ का टाइम होता है कि वहाँ से जब चलता है लंगर अंदाज होकर फिर इधर आगे ऑफलोड होता है, तो इसमें 7 रोज़ लगते हैं। यानी कि एक जो जहाज़ आता है वो 7 दिन लेता है, और इसी तरह 7 रोज़ हो गए हैं पिछले हफ्ते से, ये अभी तक बंद है अबनाए हरमज़ जो है। तो अब एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि सऊदी अरब की जानिब से हमें यकीन दहानी कराई गई है कि वो बहरा अरब की जो है उस रास्ते से हमें जो फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो मिलती रहेंगी। लेकिन ये मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अगर उस रास्ते से भी फ्यूल की सप्लाई चेन जो है वो बहाल रहती है तो वो जो 7 दिन का वक्त था या थोड़ा सा लंबा सफर करके हो सकता है 10 दिन में पहुंचे, तो फिर भी डरने वाली बात नहीं है। दूसरी जानब हुकूमत ये पॉलिसी बना रही है कि तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस कर दी जाएं, इसी तरह जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर 2 दिन जो है ऑन और बाकी वर्क फ्राम जो होम किया जाए। तो ये खुद ब खुद अपनी उस बात की नफी कर रहे होते हैं कि एक तरफ ये यकीन दहानी करा रहे होते हैं आवाम से कि हमें सऊदी अरब ने ये सप्लाई जो है वो जारी रखने के लिए यकीन दहानी करा दी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, फिर साथ में ये भी कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों से मुतल्लिक़ भी कह रहे हैं। तो अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो ये किसको चैलेंज कर रहा होता है? हुकूमत को कर रहा होता है, उसके कानून को चैलेंज कर रहा होता है। और ये बार बार कहने की नौबत क्यों आती है? अगर यही कानून पर, जिस तरह शकील करार साहब और ये असगर चौधरी साहब कह रहे थे कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद हुआ हो, तो फिर मुमकिन नहीं होता कि उस वो जो है इसी तरह लगातार वो चीज़ें जो है चोरी या ये जो फ्रॉड है या इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो होती रहे। अब हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है? उन्होंने देखा जी जब से ये अबनाए हरमज़ बंद हुआ है, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ है। यानी कि जो $63 फी बैरल थी वो अब जो जा चुकी है $84-85 फी बैरल तक। और अगर मजीद एक हफ्ता ये बंद रहता है तो कहा जा रहा है 1 से 2 हफ्ते तक ये $150 फी बैरल तक ये जो आलमी मार्केट में इसकी कीमत जो है वो जा सकती है। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये 400 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो दस्तयाब होगा। अब भी ये जो सूबों के हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़रसदार इजलास में ये जो कहा गया ना कि रियल डाटा जो है वो शेयर किया जाए रियल टाइम,
इस वक्त भी पंजाब के अंदर जो ब्लैक माफिया जो है वो एक्टिव हो चुका है और ब्लैक में पेट्रोल की फरोख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और उसको रोकने के लिए वहाँ पर मुकामी इंतजामिया जो है वो आंखें बंद की हुई है। शायद रोज़ा रखने के बाद दोपहर में उनको नींद आई होती है और वो सो जाते हैं और जो ब्लैक माफिया है वो अपना काम दिखा रहा होता है और अभी भी दिखाया जा रहा है और हुकूमत सिर्फ ब्रीफिंग्स की हद तक मौजूद है। इसके अलावा मैं आपकी बात से एक ऐड करूंगा, ओगरा कह रहा है 25 दिन, ठीक है, और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कह रही है कि हमारे पास, ये कल की खबर थी कि 2 हफ्तों का स्टॉक है। तो पहले तो ये खुद तो सच बोले, असल बात तो बताएं कि कितनी है। दूसरा, इनकी तो चांदनी होने वाली है। आज जो फैसला हुआ है कि जी आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक यहाँ पर इजाफा होगा, मतलब आपने खरीदा अगर एक $60 पर बैरल आपने लिया है तो 85 के ऊपर अगर आप बेचने लगे तो फिर तो आपकी तो चांदनी यहाँ पर ना एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज हो रही है तो बहसीत पाकिस्तानी एक कौम की हैसियत से हमें भी अपने जो कुछ फ़राइज़ है वो सर अंजाम देने चाहिए। आज भी आप सड़क पर खड़े होकर उसको, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जो वो रहनुमा असूल हैं उन पर अमल दरामद करते हुए आप सड़क नहीं क्रॉस कर सकते इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में, ना कोई मेन रोड। और अगर यही लोग वो जो बसेज हैं उसका इस्तेमाल लाएं और अपनी गाड़ियों को वो जो है वो घरों में खड़ा करें, तो वो जिस तरह दुनिया भर में होता है कि वो ट्रांस ट्रेन्स होती हैं और ये बसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान में भी अगर, या बिलखुसूस इस्लामाबाद में भी अगर इस पर अमल दरामद किया जाए और ये जो सरकारी बाबू हैं वो भी अगर इसी तरह बसेस में सफर करें या फिर मैं बात अवाम की कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में मैं चैलेंज करता हूँ IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, DC और तमाम जामिया सेक्रेटरीज, फेडरल मिनिस्टर्स, जजेस, उनके आप घरों में जाकर चेक करें कितनी सरकारी गाड़ियां हैं, कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आप कवानीन ये है कि सरकारी गाड़ी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ तो बच्चे भी आपके सरकारी गाड़ी लेके फिर होते हैं। और क्या करें, आप पिछले 1 साल में देखें कि एक जज और एक ब्यूरोक्रेट के बच्चों की गाड़ी के नीचे आगे यहाँ पे 2 खवातीन और 2 लड़के मारे गए थे। गाड़ी कौन सी थी? सरकारी। बचे किसके थे? सरकारी। बिल्कुल। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का, जो सड़क पे जा रहा था। और ये तो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को कुचलते हैं। आप सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करें ना, आप देखें कितनी बचत होती है आपको पेट्रोल की, पैसे की कितनी बचत होगी, लेकिन करे कौन? एग्जैक्टली। मतलब भट्ट साहब ने कहा ना कि ग्रीन बसेस, तो बिल्कुल ग्रीन बसेस, देखिए आवाम तो ग्रीन बसेस और पर क्या आवाम तो गधा गाड़ी के ऊपर भी सफर कर लेगी, लेकिन क्या ये अशरफिया जो है वो इस ट्रांसपोर्ट से मुस्तफीद होगी? हाँ, क्या प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में बनी गाला में किसी प्रोजेक्ट का इफ्ताह के लिए साइकिल पे जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, वो तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ आते हैं नाज़रीन। इस वक्त हम देखते हैं कि अफगान तालिबान और फितन खवारिज के खिलाफ ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और ये जो ऑपरेशन है पाकिस्तान की सरहदों की मुकम्मल हिफाजत जो है इसको यकीनी बनाएगा। हम देखते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनसे उनका पूरी दुनिया में बोलबाला है, उनकी बात की जाती है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी भी बात की जाती है और एक कदर की निगाह से देखा जाता है। तो अफगानिस्तान जो है वो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त दुबक के बैठ गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे तारिक ज़ुबैर साहब? दुबक के तो नहीं बैठा हुआ, वो अपना डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक हो नहीं रहा उनसे। प्रोफेशनल फोर्स है, फौज है, एयर फोर्स हमारी दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स में शुमार होता है। तो हम अपने जो फ़ौजी अहदाफ हैं वो हासिल कर रहे हैं, तेज़ी के साथ कर रहे हैं। और इन कैमरा जो ब्रीफिंग हुई थी वहाँ एक तजवीज़ दी गई थी कि 2 साइडें आप जारी रखें, एक तरफ आप अटैक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सफारतकारी भी जारी रखनी चाहिए और इसको जितना मिनिमम टाइम में ख़त्म कर दिया जाए अफ़गानिस्तान के साथ इस क्लैश को, तो पाकिस्तान के मफाद में है। तो वहाँ ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि अभी कई अहदाफ हासिल करने हैं और वो उस सिलसिले में जारी है। अफ़गान तालिबान रजीम, असल बात यह है इस बात पर तो वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं कि जी हम तैयार हैं सुलह करने के लिए, सीज़ फायर करने के लिए, लेकिन वो इस बात के पर नहीं आ रहे कि जो माहिदा करें जो पाकिस्तान ने इस्तांबुल में और कतर में पेशकश की थी, क्या हमारे साथ माहिदा करें कि जो कदम तंजीमों के दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ और उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे। आपने कार्रवाई नहीं की तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को मैदान में आना पड़ा। यहाँ जो पेट्रोल की बात हो रही, मैं एक इजाफा करता चलूँ, जो सरकारी मिनिस्ट्रियाँ हैं उनकी ग्रेड 20 तक नहीं, ग्रेड 22 तक के जो अफसरान हैं उन पे
जो 50% कट लगा दिया जाए, जो उनको पेट्रोल फ्री मिलता दिया है। जाता है, बिल्कुल। जहाँ जो फेडरल सेक्रेटरीज रहते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रहते हैं, उनके सरकारी घर हैं। जजेस के घर भी करीब करीब हैं। कितना पेट्रोल खर्च हो जाता है। अब वो पेट्रोल फिर खर्च होता है, दूसरे शहरों में गाड़ियाँ सरकारी जाती हैं, ज़ाती कामों के लिए जाती हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर को सख्त एक्शन लेने चाहिए। जिस तरीके से वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब में चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो मशहूर थे, बड़े सख्त एक्शन लेते थे, तो यहाँ पे वो सख्त एक्शन लें। और जो बचत की बात हो रही है, तो बचत सिर्फ आवाम ने नहीं करनी, हुकूमत अगर खुद बचत में आगे आएगी तो फिर आवाम जो है वो उसमें संजीदगी से लेगी। बिल्कुल, आवाम की जानिब से भी संजीदगी दिखाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।